हेलो दोस्तों, नमस्कार। डोमिनेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की भूगर्भीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश भूविज्ञान की दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इम्पोर्टेंट है, किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना का नामकरण नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्राचीन गौड़ राज्य के आधार पर किया गया। गोंडवाना समूह को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लोअर गोंडवाना, दूसरा है मध्य गोंडवाना, तीसरा है अपर गोंडवाना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं लोअर गोंडवाना के बारे में। लोअर गोंडवाना समूह की चट्टानें सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती हैं। मध्य प्रदेश के मोपानी और पैंचघाटी कोला क्षेत्र लोअर गोंडवाना समूह के अंतर्गत आते हैं। इम्पोर्टेंट है कि लोअर गोंडवाना समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती हैं और पैंचघाटी कोयला क्षेत्र और मोपानी लोअर गोंडवाना समूह के अंतर्गत ही आते हैं। लोअर गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत ही ओडिशा का तालचीर आता है। तालचीर कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब है दूसरा मध्य गोंडवाना समूह। मध्य गोंडवाना के शैल पैंचघाटी, देनवा एवं पचमढ़ी में विस्तृत हैं। इस शैल समूह में बालू के परस्तर मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपर गोंडवाना समूह के बारे में। अपर गोंडवाना समूह चट्टानें बघेलखंड एवं सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत हैं। इन चट्टानों में कोयला, चूना पत्थर आदि खनिज पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट याद करना है आप। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्कियन चट्टानों के बारे में। आर्कियन की चट्टानों को सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें माना जाता है, जिस कारण इन्हें पैतृक चट्टान व प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। आर्कियन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आर्कियन चट्टानों को क्या कहा जाता है? पैतृक व प्राथमिक चट्टानें, और इनका विस्तार कहाँ पर मिलता है? उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में पाया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या होती है? ये रबेदार होती हैं, परंतु इसमें जीवाश्मों का सर्वदा अभाव होता है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार बालाघाट प्लस छिंदवाड़ा, इन 2 जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म की अनुपस्थिति होती है तथा इनमें ग्रेनाइट, नीस, स्लेट, फेल्सपर, क्वार्ट्जाइट, माइका, सिस्ट, फाइलाइट आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही चिल्पी क्रम की चट्टानें आती हैं। इनसे मैंगनीज खनिज की प्राप्ति होती है, जो कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर में इनका विस्तार मिलता है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही सकोली क्रम की चट्टानें आती हैं। इनसे अभ्रक व संगमरमर की प्राप्ति होती है, जो कि जबलपुर और कटनी जिले में इनका विस्तार मिलता है। तीसरा है मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत सौंसर क्रम की चट्टानें आती हैं। इनसे मैंगनीज व अभ्रक की प्राप्ति होती है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र के नागपुर में मिलता है। पहला है चिल्पी क्रम, दूसरा सकोली क्रम, तीसरा सौंसर क्रम। ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। चिल्पी क्रम से मैंगनीज, सकोली क्रम से अभ्रक संगमरमर, सौंसर क्रम से मैंगनीज एवं व अभ्रक। चिल्पी क्रम का विस्तार
कहाँ पर मिलता है? बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर में। सकौली क्रम का विस्तार कहाँ पर मिलता है? जबलपुर और कटनी में। सौंसर क्रम का विस्तार कहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर में। मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें का विस्तार ग्वालियर, पन्ना, छतरपुर में मिलता है। कोडप्पा क्रम की चट्टानें को ग्वालियर संभाग में ग्वालियर सीरीज के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट आपको याद करना है, सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट है। कौन सी चट्टान कहाँ पर मिलती है और किस चट्टान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? कोडप्पा क्रम की चट्टानों से। पन्ना जिले में बीजावर सीरीज है। बीजावर सीरीज से ही हीरा, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, हेमेटाइट, हॉर्न स्टोन, इन सभी की प्राप्ति किन से होती है? बीजावर सीरीज। बीजावर सीरीज किसके अंतर्गत आती है? कोडप्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम चट्टानें, सकौली उपक्रम, विंध्यन चट्टानें, सेमरी उपक्रम, कोडप्पा चट्टानें, बीजावर उपक्रम, गोंडवाना चट्टानें, तालचेन उपक्रम, ये सभी आपको याद करना है, वेरी वेरी मोस्ट है। मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम चट्टानों का विस्तार उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से क्या क्या बना हुआ है? पहला है सांची का स्तूप, कहाँ पर है? रायसेन में। दूसरा है बहरूद स्तूप, ये कहाँ पर है? सतना में। ग्वालियर किला, ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। यानी ये तीनों विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। कौन कौन सी हैं? सांची का स्तूप, बहरूद स्तूप और ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर मिलता है? नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी पूर्वी भाग में। अब हम लोग बात कर लेते हैं विंध्यन चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है ऊपरी विंध्यन चट्टानें, दूसरा है निचली विंध्यन चट्टानें। ऊपरी विंध्यन चट्टानों के अंतर्गत आता है, पहली आती है बांडर सीरीज, दूसरी आती है रीवा सीरीज, तीसरी आती है कैमूर सीरीज। उसी तरह निचली विंध्यन चट्टानों के अंतर्गत सेमरी सीरीज जो कि सोन नदी घाटी में मिलती है, कुरनूल सीरीज, भीमा सीरीज और मनाली सीरीज। दोस्तों आपको ये सभी याद करते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज की प्राप्ति होती है? रोलबा कोयला की। वेरी वेरी मोस्ट है कि रोलबा कोयला की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है ऊपरी गोंडवाना, दूसरा मध्य गोंडवाना, तीसरा निचली गोंडवाना क्रम। ऊपरी गोंडवाना क्रम के अंतर्गत ही महादेव उपक्रम पचमढ़ी सीरीज आती है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 कौन कौन से हैं? मध्य उत्तर प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरा है बघेलखंड का पठार। वेरी वेरी मोस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। वेरी वेरी मोस्ट है, याद करना है आप। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 5। वेरी वेरी मोस्ट है, कितने भागों में? 5 भागों में। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्राकृतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। उसी प्रकार मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5। 5 कौन कौन से हैं? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है मध्य भारत का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है रेवपन्ना का पठार, 5वां है नर्मदा सोन घाटी। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ही सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार आता है। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, याद करना है ये। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य उच्च प्रदेश को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी बेसिन के नाम से। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 7। 7 कौन कौन से हैं? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। पहला मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा सरणी और पूरी पठार। मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार आता है, रियोपना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, यानी 5 ये हुआ। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला की पहाड़ी आती हैं, ग्वालीगढ़ तथा महादेव श्रेणी आती है, फिर मैकाल श्रेणी आती है। पर पूरी पठार के अंतर्गत क्या आता है? बुंदेलखंड का पठार। तो ये पता करना दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 7। यानी कि पहला मध्य भारत का पठार, रियोपन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, फिर सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी, मैकाल श्रेणी। इधर पूर्वी पठार के अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। वेरी वेरी मोस्ट है। मालवा के पठार का ढाल किधर है? उत्तर पूर्व की ओर। मालवा पठार के पश्चिम में यानी उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार मिलता है? अरावली पर्वत या अरावली पठार। मालवा के पठार को ही नदियों का मायका कहा जाता है। मालवा के पठार में ही काली मिट्टी का बिस्तर पाया जाता है, यानी मालवा के पठार में ही काली मिट्टी का बिस्तर पाया जाता है, जो कि बेसाल चट्टानों से निर्मित हुई है। मालवा के पठार में ही मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? कपास और सोयाबीन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर की। मालवा पठार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसी प्रकार इसका पूर्वी देशांतर कितना है? 74 है यहाँ पर दोस्तों। 74 डिग्री 17 मिनट से लेकर 79 डिग्री यानी 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती हैं? कालीसिंध, क्षिप्रा, पार्वती, चंबल और बेतवा। यानी कि मालवा पठार की ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। कालीसिंध, क्षिप्रा, पार्वती, चंबल और बेतवा मालवा के पठार से उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर ये बहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक बार इन्हें डायग्राम के माध्यम समझ लेते हैं कि मालवा का पठार कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा मालवा का पठार। ये इसका हम लोग बात करें, इसका क्षेत्रफल 28,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के 28% भाग पर विस्तृत है। इसके हम लोग बात कर लेते हैं। ये है अक्षांश। कितना है इसका अक्षांश? तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था 22 डिग्री 17 मिनट से इधर हाईएस्ट। ये कितना है? 25 डिग्री 8 मिनट तक। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके देशांतर के बारे में कि मालवा के पठार का देशांतर विस्तार कितना है? 74 डिग्री यानी यहाँ से लेकर यह है 74 डिग्री 17 मिनट से इधर है ये हाईएस्ट, यानी कि 79 डिग्री 4 मिनट तक इसका ये देशांतरीय विस्तार है, यानी पूर्वी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं नदियों के बारे में। यहाँ से निकलती है चंबल नदी यू, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये आ रही है कालीसिंध, ये है पार्वती, ये है बेतवा, ये है कुंवारी, ये है कूनो
ये है सिंध। यानी मालवा के पठार की ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसका विस्तार किधर मिलता है? उत्तर पूरब की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं मालवा पठार की चोटियों के बारे में। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? सगार चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी? 881 मीटर। दूसरी है जानाबा पहाड़ी, जो कि इंदौर जिले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर। दूसरी है दहियारी चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी? 810 मीटर। तीसरी है गोमनपुर चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 510 मीटर। ये सभी चोटियाँ आपको याद करना है, वेरी वेरी मोस्ट है। किस चोटी की कितनी ऊंचाई है, इसे आपको पता करते हुए चलना है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं मालवा के पठार से ही कर्क रेखा निकलती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई का महीना। मालवा के पठार के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? चंबल। दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। अब हम लोग बात करते हैं मालवा के पठार से ही लावा के साक्ष्य यानी बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। बेसाल्ट चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। मालवा के पठार की जलवायु को ही समशीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। या बात करें मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण। मालवा के पठार के पूरब में या उत्तर पूरब में कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। मालवा के पठार की ही जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था? पायान साफ ने, जो कि चीनी यात्री थे। मालवा के पठार की औसत वर्षा कितनी होती है? 75 से 125 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, अब हमारा मालवा के पठार के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य भारत के पठार के बारे में। मध्य भारत के पठार के पूरब में कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। मध्य भारत के पठार से ही चंबल नदी, काली सिंध और पूर्ण नदी बहती हैं। मध्य भारत के पठार की नदियों का प्रवाह उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर है। मध्य भारत के पठार में है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। मध्य भारत के पठार के दक्षिण में कौन सा पठार मिलता है? मालवा का पठार। मध्य भारत का पठार मृदा अपरदन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मुझे याद करना है, मृदा अपरदन, जो कि चंबल के बिहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है चंबल घाटी, कहाँ पर है? मध्य भारत का पठार के अंतर्गत आती है चंबल घाटी। चंबल नदी ही बिहड़ का निर्माण करती है। इसके अन्य नाम क्या हैं? चंबल का उपाध्र प्रदेश और सरसों का हांडी। किसे कहते हैं? मध्य भारत के पठार को। अब हम लोग बात करते हैं मध्य भारत के पठार का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कितना है। इसका अक्षांश है 20 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका देशांतर 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी ये मध्य भारत के पठार का उत्तरी और
पूर्वी देशांतर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक बार इसे मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है हमारा मध्य भारत का पठार। इसका बात करें हम लोग, इसका क्षेत्रफल 32,898 वर्ग किलोमीटर। इसकी हम लोग बात करें जो कि मध्य प्रदेश के 10.48% है। इसका अक्षांश पूर्वी देशांतर यानी कि इसका पूर्वी देशांतर है 74 डिग्री 50 मिनट। यहाँ तक है ये 79 डिग्री 10 मिनट। ये है पूर्वी देशांतर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका अक्षांश, यानी कि ये है 20 डिग्री 10 मिनट से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट। इसका कितना है? 20 डिग्री 10 मिनट से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? बुंदेलखंड के पठार का विस्तार। वेरी वेरी मोस्ट, याद करना है सभी चीजें। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुंदेलखंड पठार के बारे में कि बुंदेलखंड पठार का अक्षांश विस्तार कितना है? 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका देशांतर यानी 75 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है और इसका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कितना है। यह है हमारा बुंदेलखंड पठार। इसका क्षेत्रफल कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज की बात करें तो 7.7%। इसका अक्षांश यानी यहाँ से लेते हैं अक्षांश कितना है? इसका अक्षांश 24 डिग्री 6 मिनट से लेकर हाईएस्ट ये वाला 26 डिग्री 22 मिनट। कितना है अक्षांश इसका? 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं देशांतर यानी ये वाला पार्ट, यानी यह 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 80 डिग्री एंड ये वाला पार्ट 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? 77 यानी 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे 75 नहीं है, कितना कर लेना यहाँ पर 77 डिग्री 5 मिनट पर करेक्शन कर लेना आप लोग। मालवा का पठार, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी। कौन सी है? सिगार चोटी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 881। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतबाबा की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौड़बेल। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। यानी कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार।
बुंदेलखंड की सतबाबा, सतपुड़ा की धूपगढ़, विंध्याचल की गौड़बेल। सगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 881। सतबाबा की 1172, धूपगढ़ की 1350, गौड़बेल की 752। ये सभी चोटियाँ आपको वेरी वेरी मोस्ट याद करना है। कौन से पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये सभी आपको पता करते हुए चलना है। बुंदेलखंड पठार की नदियों का प्रवाह देखा जाए किधर है? उत्तर पूर्व की ओर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया है कि बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के किस हिस्से में है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्याचल विंध्यन कगार कहा जाता है? रिव पन्ना के पठार को याद करना वेरी वेरी मोस्ट है। यानी रिव पन्ना के पठार के बारे में अब हम लोग बात करें कि दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी। वेरी वेरी मोस्ट याद करना है। रिव पन्ना के पठार में ही जबेरा का गुंबद है। इसकी अब हम लोग बात करें, इसका उत्तरी अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट है। उत्तरी अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट और इसका पूर्व देशांतर 74 डिग्री 4 मिनट से लेकर 82 डिग्री 10 मिनट तक। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक बार से डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि रेवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के किस हिस्से के अंतर्गत आता है। यानी कि ये हमारा रेवा पन्ना का पठार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्या 31,954.8 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज की बात करें कितना है? 10.37%। क्षेत्रफल कितना है? 31,954 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज की बात करें तो कितना है? 10.37। इसकी अब हम लोग बात करें इसका उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये है, मैंने आपको बताया था 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर ये है हाईएस्ट, यानी 25 डिग्री 12 मिनट तक। वेरी वेरी मोस्ट याद करना है आपको। ये 23:10 से लेकर 25:12 तक ये है पूर्वी देशांतर, यानी कि 74। यह है 74, यह 78 डिग्री 4 मिनट से लेकर 82 डिग्री 10 मिनट तक। वेरी वेरी मोस्ट याद करना है, वेरी वेरी मोस्ट है। कैमूर श्रेणी, यमुनाबाद सोन बेसिन तथा बांदेर श्रेणी गंगा नहीं, यहाँ पर करना आप लोग यमुना, नर्मदा बेसिन के मध्य जल द्विभाजक कार्य करती है। वेरी वेरी मोस्ट है। कैमूर श्रेणी किसका काम करती है? यमुना बा सोन नदी का। बांदेर श्रेणी यमुना बा नर्मदा। वेरी वेरी मोस्ट याद करना है। विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी क्रमशः क्वार्टजाइट, रेत, ग्रेनाइट, बेसाल्ट से बनी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? विंध्याचल एवं सतपुड़ा। वेरी वेरी मोस्ट है, याद करना है। मध्य प्रदेश में किस भौतिक भूभाग के अंतर्गत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोला क्षेत्र स्थित है? बघेलखंड के पठार। लंबेरा हिल्स कहाँ पर है? जबलपुर में। रायसेन में कौन सी गुफा है? भीमबेटका की गुफाएं। वेरी वेरी मोस्ट। लंबेरा हिल्स कहाँ पर है? जबलपुर में। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं सतपुड़ा मेगा श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सतपुड़ा मेगा श्रेणी का उत्तरी अक्षांश और देशांतर कितना है। यानी सतपुड़ा मेगा श्रेणी का उत्तरी अक्षांश की बात करें 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 74 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 81 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितना है अक्षांश, कितना है 21 डिग्री से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देशांतर कितना है 74 डिग्री 30 मिनट से लेकर 81 डिग्री पूर्व देशांतर। मेकार श्रेणी के अंतर्गत ही बॉर्डर सेट आता है। यहाँ से विभिन्न नदियों का स्रोत है। क्या है मेकार श्रेणी? नर्मदा सोन घाटी तथा दक्कन के पठार के मध्य जल द्विवायक काम कौन करता है? सतपुड़ा मेकार श्रेणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है। नर्मदा सोन घाटी तथा दक्कन के पठार के मध्य कौन सी श्रेणी जल द्विवायक काम करती है? सतपुड़ा मेकार श्रेणी। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन नदी घाटियाँ एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य का उच्च प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट, याद करना आप लोग ये। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित भाग को किस नाम से जाना जाता है? नेमाड़। कि मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित भाग को किस नाम से जाना जाता है? नेमाड़। पौराणिक काल में नेमाड़ को अनूप जनपद कहलाता था। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? पचमढ़ी में, जो कि माधव पहाड़ी के अंतर्गत आता है। पचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तबा नदी कहाँ पर बहती है? होशंगाबाद में। यानी कि महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, जो कि कालीबीत पहाड़ियों से होकर निकलती है। सतपुड़ा मेगा श्रेणी की पहाड़ियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहली है दुर्गढ़ पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। दूसरी है बड़वानी पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 641 मीटर। तीसरी है बीजलगढ़ पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 850 मीटर। चौथी है कालीबीत पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 770 मीटर। ये सभी पहाड़ियों के बारे में आपको पता करना है। वेरी वेरी मोस्ट है। दुर्गढ़ चोटी का पुराना नाम हरबसकूट, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट याद करना। क्या नाम है? हरबसकूट। अमरकंटक का पुराना नाम क्या है? आम्रकूट। वेरी वेरी मोस्ट है। ये सभी फैक्ट आपको याद करना है। वेरी वेरी मोस्ट है। यह है हमारा मध्य प्रदेश का मैन। यह है मालवा का पठार, यह है मध्य भारत का पठार, यह है बुंदेलखंड, यह है रियोपन्ना का पठार, यह है बघेलखंड, यह है नर्मदा सोन घाटी, यह है सतपुड़ा मेकार पर्वत। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए ही इतना ही। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है
कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।